हाँ, तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा इक्वल एलिमेंट्स। इस इसमें क्या दिया हुआ है, एक अरे दिया हुआ है और हम उसमें कोई भी दो इंडेक्सेस चूज कर सकते हैं और दोनों इंडेक्सेस को एक दूसरे के इक्वल बना सकते हैं। तो हमें मिनिमम ऑपरेशन निकालना है सर। तो बेसिकली क्या दिया हुआ है, लाइक एक अरे दे रखा है, ऐसा कुछ कुछ ऐसा सा अरे दे रखा है। हमें क्या करना है, हमें कोई आई और जे मतलब कोई भी दो इंडेक्स चूज करने हैं और एक को दूसरे के इक्वल बनाना है। तो इसमें सबसे मिनिमम ऑपरेशन कितना लगेगा, तो वो इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। ऑब्वियसली जो जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है हम उसे चूज करेंगे कि हम सबको उसके इक्वल बनाए, क्योंकि किसी भी एक एलिमेंट को चेंज करने के लिए एक ऑपरेशन लगता है। तो अगर हमें सबको इक्वल बनाना है तो हमें उतने ऑपरेशन लेंगे जितने वो उसकी फ्रीक्वेंसी एन माइनस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट। अगर हमें इन सबको 2 के बराबर बनाना है तो 4 ऑपरेशन लेंगे, अगर इनको 3 के बराबर बनाना है तब भी 4 ऑपरेशन लेंगे, क्योंकि बाकी उसके अलावा 4 है जो 3 नहीं है। अगर इन सबको 4 के इक्वल बनाना है तो 5 ऑपरेशन लगेंगे, और अगर 5 के इक्वल बनाए तब भी 5 ऑपरेशन लगेंगे। तो सबसे ऑब्वियसली जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब जो एलिमेंट्स उसके इक्वल नहीं है वो सबसे कम होने चाहिए, ताकि हमें आंसर मिल पाए। तो इसका बहुत ही सिंपल सा ये सॉल्यूशन है और ये काम भी कर जाता है। तो इसी टेस्ट केस पर देख लो, इस पे तो ऑब्वियसली 2 है आंसर, क्योंकि तीनों की फ्रीक्वेंसी 1 है। यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है तो एन माइनस हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी आंसर है, तो वो भी 2 है। यहाँ पर भी एन माइनस 1 ही है फ्रीक्वेंसी हाइएस्ट, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ये रहा सॉल्यूशन। मैप में मैं स्टोर कर रहा हूँ एलिमेंट, तो बस मैं आंसर इनिशियली मेरा एन है तो मैं मिनिमम लूंगा इसमें से एन माइनस यू डॉट सेकंड। यू डॉट सेकंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट, तो आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर का मैं एन माइनस यू डॉट सेकंड। तो ये आंसर है, बहुत सिंपल सा। अब मैं मूव ऑन करता हूँ सेकंड क्वेश्चन पर, प्रीफिक्स परम्यूटेशन। इसमें क्या है, इसमें ये दिया हुआ है कि हमें एन लेंथ की परम्यूटेशन बनानी है सच दैट किसी भी आई के लिए ये ट्रू ना हो अ, कि लाइक जो पहले वाले एलिमेंट सबका सम था वो इससे डिविजिबल हो। यानी कि अगर मेरा मान लो यही अरे कुछ परम्यूटेशन ले लेता हूँ, जैसे 4 2 3 1। तो इसमें क्या चाहिए मुझे, 1 को छोड़कर, एक्चुअली इधर लिखा हुआ है कि फर्स्ट एलिमेंट नहीं लेना, आई की ग्रेटर देन 1 के लिए। अगर 1 से बड़ा है तो मैं देखूंगा कि जैसे 2 के लिए देख रहा हूँ, 2 + 4 6 है। तो 6 जो ये पहले दो एलिमेंट का सम है वो 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, पर इसमें है तो ये मतलब परम्यूटेशन सही नहीं है बेसिकली। अगर और अगर इसमें देखोगे 4 2 और 3 इन तीनों का सम 9 है, तो वो 3 से डिविजिबल भी है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और 4 से डिविजिबल तो नहीं है, चलो। मतलब इसके लिए अगर हमें कुछ वैलिड परम्यूटेशन बनानी है तो क्या बन सकती है, ऐसी कुछ बन सकती है देखा जाए तो। लाइक 4 + 3 7 है जो 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर 4 + 3 + 1 8 है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। और यहाँ ये 10 है, 10 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये बिल्कुल वैलिड परम्यूटेशन बन जाती है। पर हमें देखना है कि इन जनरल हम कैसे बना सकते हैं किसी एन के लिए, तो हमने चलो देख देख के बना ली ऐसी। और ये भी देखना है कि किसके लिए पॉसिबल नहीं है परम्यूटेशन बनाना। अगर आप देखोगे, अगर कुछ हम एन लेते हैं, मान लो एन है, तो इसका सम क्या होता है सारे एलिमेंट्स का, अगर परम्यूटेशन लिया है तो एन एलिमेंट्स का सम क्या है, n × n + 1/2, है ना। अब अगर आप देखोगे, अगर एन ऑड है ना, अगर तो एन ऑड है तो क्या होगा, जैसे मान लो एन ऑड है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, even/2। तो ये कुछ एक मतलब कुछ इंटीजर आएगा, तो ये जो n × n + 1/2 है वो इस नंबर से n से डिविजिबल हो जाएगा बेसिकली। अगर n ऑड है तो n × n + 1/2 वो डिविजिबल बाय n है। तो इस केस के लिए हमेशा -1 ही ऊपर इंटू होगा, क्योंकि मान लो अगर हमने 5 ले लिया तो 5 का जो ओवरऑल सम है वो 15 है जो 5 से डिविजिबल है। तो वो कंडीशन कभी ट्रू हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं जो मर्जी परम्यूटेशन ले लूं, एंड में मेरा सम 15 ही आने वाला है i = 5 के लिए। अगर यहाँ देखोगे ये सम मेरा हमेशा 5 के लिए 15 ही आने वाला है, तो हमेशा फॉल्स होने वाला है। तो अगर n ऑड है तो हमेशा -1 प्रिंट होगा। n इवन के लिए क्या हो रहा है, इवन इंटू सम ऑड बाय 2। तो ये इवन बाय 2 निकल के आ जाएगा बेसिकली, इवन बाय 2 इंटू ऑड, तो मतलब ये डिविजिबल नहीं है।
एक्चुअली अगर n इवन है तो सम डिविजिबल नहीं होगा इनसे, तो हमें उस केस में कोशिश करनी है कोई परम्यूटेशन बनाने की इन जनरल। चलो मान लो मेरा n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2 वाले केस में मैं क्या करूंगा, चलो मान लो 2,1 कर दिया n इक्वल टू 2 वाले में। अब मेरा यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, अब 3 के लिए तो बन नहीं सकती परम्यूटेशन, बट अब मैं 4 के लिए मुझे बनानी है अगर, तो मैं मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे 4 के लिए बनानी है तो मुझे क्या करना चाहिए। अब मुझे ये पता है कि इस पूरी परम्यूटेशन का जो सम था, पहले वाली परम्यूटेशन का सम था, वो कुछ x था, मतलब n, मतलब 2 इंटू 2 + 1/2 ऐसा कुछ था, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर, अगर नया नंबर में यहाँ पर 3 डालता हूँ तो क्या दिक्कत होगी, ये फिर वही चीज हो जाएगी ना, परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 3, तो इसका सम तो 3 से डिविजिबल होने वाला है। तो दिक्कत यह है कि मैं आगे 3 डाल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि 3 डाल दिया तो यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा ये 3 से, ये पूरा सम, ये सम 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 3 तो डाल ही नहीं सकता, तो मुझे 4 डालना चाहिए। और अगर 4 डाला तो ऑब्वियसली डिविजिबल नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो पहले सम पहले डिविजिबल था, मतलब मान लो पहले कुछ सम था और सम वाज डिविजिबल बाय आई। अब अगर मैंने एक बड़ा नंबर डाल दिया उसकी जगह, मतलब 3 की जगह 4 डाल दिया, तो सम प्लस 1 हो गया। तो सम प्लस 1 ऑब्वियसली आई से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि आई 1 नहीं है। जब आई 1 नहीं है तो ये ऑब्वियसली डिविजिबल नहीं होने वाला सम प्लस 1, तो मैं बड़ा वाला नंबर यहाँ डाल दूंगा और अब मैं यहाँ पर छोटा वाला नंबर डाल दूंगा। अगर अब मुझे ये भी देखना कि यहाँ पर अब डिविजिबल ना हो, पर अब तो हो ही नहीं सकता डिविजिबल, क्योंकि ये जो टोटल सम है, वो डिविजिबल ही नहीं है, इवन नंबर है इसलिए डिविजिबल होगा ही नहीं। तो इन जनरल मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास मान लो n लेंथ की परम्यूटेशन ऑलरेडी है, अगर मुझे इसको n+2 में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या क्या नंबर डालूंगा n परम्यूटेशन के आगे, n कॉमा मतलब कि ये परम्यूटेशन है पूरी, ये कुछ ऑलरेडी परम्यूटेशन है, इसके आगे मैं क्या डालूंगा n+2 फिर n+1। और इंडक्शन से प्रूव हो रहा है कि ये कभी भी इक्वल नहीं है, मतलब सॉरी, ये कभी भी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है कि i से डिविजिबल हो ये सब। तो सिंपल सा पैटर्न क्या बना, 2 1 4 3 6 5 8 7, बेसिकली ये बन गया। तो इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन निकल के आ जाता है ये। अगर आप देखोगे मेरा कोड देखोगे तो ये वही है कि अगर n 2 से डिविजिबल है तो मैं क्या कर रहा हूँ, i 1 से लेकर n के लिए i+1, फिर उसके बाद i प्रिंट करा रहा हूँ और 2 से इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ, नहीं तो एंड में -1 प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ये था बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन इसका। अब मैं मूव ऑन करता हूँ थर्ड क्वेश्चन पर, परम्यूटेशन सब सीक्वेंस। इसमें क्या है, इसमें एक, हाँ, n लेंथ का एरे दिया हुआ है। अब मुझे इसमें परम्यूटेशन सब सीक्वेंसेस ढूंढनी है कितनी है, मतलब परम्यूटेशन सब सीक्वेंस क्या होगी, अगर परम्यूटेशन क्या होती है बेसिकली, वन, मतलब ऐसा मान लो 1 2, अगर मान लो 3 लेंथ की परम्यूटेशन है तो 1 2 3 का कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 3 2 1 ऐसा कुछ। अगर 4 लेंथ की है तो 1 2 3 4 4 3 2 1 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मुझे नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस निकालने जो परम्यूटेशन है, जैसे इसमें देख लो, इसमें अगर देखूं 1 2 3 एक सब सीक्वेंस है, फिर ये 1 3 2 भी एक सब सीक्वेंस है, ये अगर मैं ये वाले एलिमेंट्स लूं, मुझे नंबर ऑफ सब सीक्वेंस निकालने जो परम्यूटेशन हो। हाँ, तो इसमें मान लो मेरे पास एक अरे है कुछ ऐसा, मतलब ऐसा कुछ नंबर है उसमें, मतलब कुछ भी है रैंडमली। तो अब मान लो मुझे 1 लेंथ की परम्यूटेशन निकालनी है, तो 1 लेंथ की परम्यूटेशन तो एक यही होगी जिसमें 1 है। तो मैं जब बस देख ये दूंगा 1 कितनी बार आ रहा है, उतनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मतलब मेरा मान लो एक वेरिएबल बना रखा है आंसर इक्वल टू 0, और मेरे पास एक ये है कि 1 का काउंट कितना, अभी 1 का काउंट 0 था, मतलब हाँ सॉरी, अभी हाँ आंसर इक्वल टू 0 है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास कितनी परम्यूटेशन अभी है, लाइक अभी तो एक्चुअली देखोगे तो 1 एम्प्टी परम्यूटेशन कितनी है, 1 है, एक एम्प्टी परम्यूटेशन है। मुझे बेसिकली सॉरी नंबर ऑफ सबसीक्वेंस देखना है, तो एम्प्टी सबसीक्वेंस एक है जो कि ऑलरेडी परम्यूटेशन है, एम्प्टी परम्यूटेशन है बेसिकली, तो 1 है, x इक्वल टू 1 है। अब मैं देखूंगा 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब मान लो 1 की फ्रीक्वेंसी कुछ, अभी तो इसमें 1 है तो x इंटू इक्वल टू 1 कर दूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लो मेरे पास चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो मेरे पास 3 लेंथ की x परम्यूटेशन थी, अब मुझे 4 लेंथ की परम्यूटेशन निकालनी है। अब मान लो जो अब एक्चुअली 1 2 3 की कुछ परम्यूटेशन थी, अब मुझे 4 लेंथ की परम्यूटेशन निकालनी है, तो मुझे एक 4 ऐड करना पड़ेगा। अब मान लो 4 की फ्रीक्वेंसी y है,
मतलब y occurrences of 4। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 4 लेंथ 4 क्या होंगी? बेसिकली x इंटू वाई हो जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी x नंबर ऑफ परम्यूटेशन थी 3 लेंथ की, मैं उसमें 4 डाल सकता हूँ और मेरी चॉइस में कोई भी 4 डाल सकता हूँ। तो बेसिकली नंबर ऑफ अक्रेंसेज जितनी है उतने ऑप्शन होंगे मेरे पास। तो बेसिकली इसका जो एल्गोरिथम निकल कर आता है वो ऐसा है कि अगर मुझे अगले लेंथ की नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकाले तो अक्रेंसेज ऑफ दैट नंबर निकाले बेसिकली। तो कुछ भी नहीं है इसमें ऑलरेडी। इसमें x इंटू इक्वल टू 1 किया और आंसर प्लस इक्वल टू x किया। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास 1 लेंथ की एक परम्यूटेशन आ गई। अब मैं 2 की अक्रेंसेज देख रहा हूँ, 2 की अक्रेंसेज 2 है। तो अगर आप देखोगे तो मैं x इंटू इक्वल टू 2 करूंगा, क्योंकि 1 ये वाला 1 और ये वाला 2, ये वाला 1 और ये वाला 2, मतलब 2 ही तो ऑप्शन है। तो x मेरे को नंबर ऑफ ऑप्शन बता रहा है बेसिकली। तो आंसर प्लस इक्वल टू x फिर से। अब नंबर ऑफ अक्रेंसेज ऑफ 3 देखूंगा, वो भी 2 है, तो x फिर से 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मैं अब जितनी परम्यूटेशन थी उन सबके साथ कोई भी 3 ले सकता हूँ। 1 2 3 मतलब 4 ऑप्शन है बेसिकली अगर आप देखोगे। और आप हार्ड कोड करने का भी ट्राई करोगे तो मतलब आपको दिख जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आंसर प्लस इक्वल टू एक्स। तो बेसिकली यही तो एल्गोरिदम है इसका। तो मैं आपको अपना कोड दिखा देता हूँ मैंने क्या किया है। इसमें मैंने लाइक इनिशियली एक मैप लिया, मैप में मैं अकरेंसेस स्टोर कर रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पर मैंने एक एक्स लिया है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, आंसर में 0 है, और एक मॉड्यूलस भी ले लिया। मॉड्यूलस ये है एक्चुअली, हमें जो आंसर है वो इसके मॉड्यूलस में लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 से लेकर n तक जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले 1 लेंथ की परम्यूटेशन चाहिए। उसके लिए मैं नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ 1 देख रहा हूँ। तो नंबर ऑफ अकरेंसेस मैप ऑफ आई बता रहा है, एम ऑफ आई। तो मैं मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलस ले रहा हूँ एक्स का, और आंसर में प्लस करके फिर से मॉड्यूलस ले रहा हूँ। तो मैं हर एक नंबर के लिए कर रहा हूँ बेसिकली, 1 से लेकर n तक के लिए। और लेंथ n है तो n से ज्यादा बड़ी की परम्यूटेशन हो ही नहीं सकती है, तो मैं 1 से लेकर n तक ही जा रहा हूँ और ये मेरा आंसर दे देता है। तो ये था इसका सोल्यूशन। किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकता है। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, लाइक यू आर फ्री टू आस्क। नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करता हूँ, जो कि है ये वाला, ट्री वाला है। तो इसमें क्या है, इसमें एक वेटेड ट्री दे रखा है, और दे रखा है कि किसी भी x से लेकर y तक अगर सिंपल पाथ है तो उसकी जो पाथ की वैल्यू होगी वो एक्चुअली उन सारे एजेस के जोर के इक्वल होगी। मतलब कोई भी ट्री में x से y तक जाना है तो जो भी बीच बीच में एजेस आएंगे उन सबका जोर की इक्वल है। तो मुझे ये फाइंड करना है कि कौन से दो एजेस हैं जो जोर की इक्वल, मतलब मुझे ये फाइंड करना है ऐसे दो पेयर्स ऑफ एक्स और वाई जिनका जोर इक्वल हो, और वो दोनों पेयर अलग होने चाहिए। मतलब कि अगर मान लो मेरा 1 से लेकर 3 तक का पाथ की वैल्यू अगर कुछ x है, तो मुझे एक और ऐसा पार्ट ढूंढना है जिसकी वैल्यू भी x हो, पर वो 1,3 वाला नहीं हो सकता है। तो इसमें ये दे रखा है कंस्ट्रेंट्स वही है, 10⁵ तक है। और सबसे मेन चीज है ये, जो वेट है वो 2⁻20 तक ही जा रहा है। तो एक्चुअली क्रक्स इसका सोल्यूशन का यही है बेसिकली, कि वेट यहाँ तक जा रहा है। तो सबसे पहली चीज क्या आ गया दिमाग में, सबसे पहली अगर चीज देखो, अगर आपको एक्स से लेकर वाई तक का पाथ निकालना है, कुछ ट्री दे रखा हो आपको ऐसा कुछ, मैं ड्राइंग बना लेता हूँ। हाँ, तो मान लो मेरा एक, मैं ऐसे कुछ नोट्स बना रहा हूँ ट्री की। ये कुछ है। तो मान लो मुझे चाहिए एक्स से वाई तक का, मतलब ये इस नोड से इस नोड तक का वैल्यू। तो अगर आप नॉर्मली देखोगे तो क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोर, सॉरी, हाँ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोर और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोर, इन दोनों का जोर बेसिकली, या मतलब अगर रूट नोड से अगर यहाँ तक का जोर देखोगे और रूट नोड से यहाँ तक का देखोगे, दोनों का जोर ले लोगे तो आ जाएगा बहुत ही इजीली। और अगर चलो मान लो किसी किसी रैंडम नोड का अगर मान लो, सॉरी, तो अगर मैं अगर मुझे इन दोनों का चाहिए, इन दोनों के बीच का बात ये है बेसिकली, तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा है ना।
तो अगर मुझे इस पाथ का जोड़ निकालना है, वो कैसे निकलेगा? अगर आप देखोगे, अगर मैं रूट नोड से यहाँ तक का जोड़ लेता हूँ, रूट नोड से यहाँ तक का लिया, ठीक है, और रूट नोड से यहाँ तक का लिया, और इन दोनों का जोड़ ले लिया, तो ये वाला कट जाएगा बीच में, तो बचेगा यही। तो अगर आप देखोगे रूट नोड से अगर मैं सबका जोड़ ले लूँ, मतलब एज वेट्स, जो भी एज वेट्स आ रहे हैं बीच बीच में लेता रहूँ, रूट नोड को 0 मान लूँ और बाकी को लेता रहूँ, अगर मैं बाकी का जोड़ लेता रहूँ साथ के साथ, तो ऐसा होगा, अगर मुझे किसी भी एक्स और वाई के बीच का पाथ का जोड़ चाहिए, तो मैं बस उस वैल्यू, उन दोनों वैल्यूज का जोड़ कर दूंगा। मतलब इसका बेसिक तरीका ये, मतलब मैं रूट नोड पे डीएफएस करूंगा, और जो जो एज आते रहेंगे, उस नोड पे मैं वो एज तक का जोड़ डालता रहूंगा। और अन्य मुझे अगर एक्स और वाई के बीच का जोड़ चाहिए, तो मैं सिंपल एक्स और वाई की जो वैल्यू थी, मतलब जोर की वैल्यू थी जो वन रूट नोड से आई थी, उन दोनों का जोड़ ले लूंगा। अब ये तो हुआ कि मैंने एक्स और वाई का जोड़ लिया, पर मुझे ये चाहिए कि दो ऐसी चीजें जिनका इक्वल हो। तो अगर मैं, मेरा एक अरे में स्टोर्ड है सारे जोर, सबके सब जोर मेरे एक अरे में स्टोर्ड है, मान लो, मतलब मैं डी नाम का अरे मान लो, इसमें मेरे सबके जोर स्टोर है। ऑब्वियसली पहली नोड का 0 है, बाकी का कुछ ऐसा है, मतलब मान लो कुछ भी है बाकी नोड्स का। अब मुझे बेसिकली ऐसा दो ऐसे 4 नंबर चाहिए, मतलब ऐसे 2 पेयर्स चाहिए जिनकी आपस में जोर की वैल्यू इक्वल है। लाइक अगर मैं 1 और 4 लूं, मतलब 3 और 2, मतलब 1 और 4 के बीच का सिंपल पाथ लूं तो 3 और 2। अब मुझे एक और ऐसा पाथ चाहिए जिसका 3 और 2 के इक्वल वैल्यू, 3 और 2 के होता है 1, लाइक अगर देखोगे 3 और 2 इक्वल टू 1। अब मुझे एक और ऐसा पेयर चाहिए जिसकी वैल्यू सेम टू सेम हो, लाइक जिनकी जोर वैल्यू सेम टू सेम हो। तो ये मान लो ये पेयर है 3,2, लाइक 4, ये वाला 6। तो अगर 4 से 6 का बात लूं, तो उसकी वैल्यू भी सेम ही है, इक्वल टू 3 और 2 इक्वल टू 1। तो ये बेसिकली ये करना है फिलहाल, मुझे ऐसे 2 पेयर्स निकालने हैं जिनके जोर की वैल्यू सेम। अब मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं एक्चुअली मैप में स्टोर कर सकता हूँ हर पेयर के लिए क्या क्या वैल्यू आ रही है। पर अगर आप देखोगे पेयर्स कितने हो सकते हैं, 10 मतलब n स्क्वायर हो जाएंगे पेयर्स, तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जोर की वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? जोर की वैल्यूज कितनी हो सकती है? वेट देखोगे 2 रेज़ टू 20 है, यहाँ तक जा रहे हैं, तो जोर की वैल्यूज कितनी हो सकती है? 2 रेज़ टू 21, उससे ज्यादा जोर की वैल्यूज हो ही नहीं सकती हैं, रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। और जब रिपीट होनी शुरू हुई, हमें इक्वल वाला मिल गया, है ना? तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार रन होगा ये? अगर हम सारे पेयर्स लेने की कोशिश करें, लाइक एक 1 बाय 1 सारे पेयर लेते रहे, जैसे ही हमें, लाइक हमने मैप में शोर करते हम, लाइक ऐसे एक फॉर लूप चलाई, ऐसी, और एक और फॉर लूप चलाई, डिस्टिंक्ट होने चाहिए ना नंबर, तो ऐसा, ऐसी एक और फॉर लूप चलाई, एक्चुअली 1 से लेकर n तक जाएगी, ठीक है। अब मैं लाइक सबसे पहले ये चेक करूंगा कि जो मेरी लाइक डी ऑफ आई जोर डी ऑफ जे है, वो ऑलरेडी मैप में है या नहीं। मतलब इफ m डॉट काउंट ये 2 है, अगर है इक्वल टू 1 है, अगर ये है तो मेरे को आंसर मिल गया, मैं एग्जिट कर दूंगा फॉर लूप, है ना? एग्जिट कर दूंगा, मेरे को आंसर मिल जाएगा, मेरे को बहुत ही सिंपली आंसर मिल जाएगा। तो मैं, मेरा मतलब आंसर क्या होगा, आई कॉमा जे, और जो दूसरा पेयर होगा वो एक्चुअली मैं मैप में स्टोर करके रखूंगा। लाइक मैप में भी मैं मैप ऑफ इंट कॉमा पेयर इंट बना लूंगा बेसिकली। अगर मतलब मैं इस वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ मैप में, तो उसके साथ मैं लाइक जो जो आई और जे थे वो भी स्टोर कर लूंगा, तो मेरे पास चारों चारों नंबर आ गए वो। एल्स एल्स क्या करूंगा? अगर वो मैप में ऑलरेडी नहीं है तो उसको मैप में डालूंगा, है ना? मैप में कैसे डालूंगा? लाइक एम ऑफ डी ऑफ आई जोर डी ऑफ जे। अब मैप ऑफ इंट कॉमा पेयर है, तो मैं आई कॉमा जे डाल दूंगा, मैं एक्चुअली पेयर स्टोर कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो मेरा सिंपली ये कितनी बार रन करेगा? 2 इंटू लाइक 10 रेज़ टू 21 टाइम से ज्यादा रन ही नहीं कर सकता है, क्योंकि मान लो हर बार मेरा अलग अलग जोर वैल्यू आ रही है, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू 21 बार ही आएगी ना। तो 2 इंटू 10 रेज़ टू 21 क्या होता है? 2 इंटू 10 रेज़ टू 6 के आसपास होता है कुछ। तो उससे ज्यादा बार रन ही नहीं करेगा ये। अगर ये आपको एन स्क्वायर लग रहा होगा, पर ये रन ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ब्रेक कर दूंगा इसको, सिंपल से ब्रेक, और इसके बाहर भी ब्रेक करूंगा, मतलब इस फॉर लूप के बाहर भी ब्रेक कर दूंगा, मतलब मेरा जब सोल्यूशन मिल जाए मैं ब्रेक कर दूंगा, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू 21 से ज्यादा बार रन ही नहीं करेगा। तो अगर आप मेरा सोल्यूशन देखोगे इसका, बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। लाइक मैंने सबसे पहले ये लिया, वेट स्टोर किया इसमें वेक्टर ऑफ पेयर पेयर इंट और
इसमें मैंने वेट स्टोर किया बेसिकली, वी ऑफ सी डॉट पुश बैक डी कॉमा डब्ल्यू, वेट प्लस जो दूसरा है। फिर मैंने डीएफएस रन किया, इस डी में मैं स्टोर कर रहा हूँ वैल्यूज, ठीक है। इनिशियली मैं जोर, ये जोर की वैल्यू बता रहा है बेसिकली, जो एक्स है यहाँ पर एक्स है, वो अभी जोर क्या है वो बता रहा है, 0 है फिलहाल। तो अभी डी ऑफ आई इक्वल टू एक्स कर दूंगा, क्योंकि अभी जो जोर की वैल्यू वो बता रहा है। अब मैं जब नेक्स्ट पे मूव ऑन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, लाइक एक्स जोर यू डॉट सेकंड, यू डॉट सेकंड क्या है, हमने वी में क्या स्टोर किया था, पेयर स्टोर किया था। पेयर में क्या है, यू डॉट फर्स्ट है, किसके साथ एज में जा रहा हूँ, यू डॉट सेकंड है, वेट क्या है, यहाँ पर देखोगे यू डॉट सेकंड है, वेट है। तो मैं वेट का जोर ले लूंगा अभी करंट वाले के साथ। तो ये जो डी एफ है ये बहुत सिंपली कैलकुलेट कर देता है सबके लिए, डी है, डी ऑफ आई। तो मेरे पास ये अरे आ गया। अब मैंने ये 4 एलिमेंट लिए हैं जो मेरा आंसर स्टोर करेंगे। अब मैंने एक मैप ले लिया, इंट कॉमा पेयर इंट, इंट कॉमा इंट। तो मैंने बेसिकली जो भी आपको समझाया वही किया। इफ अगर इसमें ऑलरेडी है तो मेरा आंसर बहुत ही सिंपल है। मैं जो ऑलरेडी मैप में जो स्टोर थे डॉट फर्स्ट डॉट सेकंड लूंगा एक में, और सी और एफ लूंगा जो करंट आई और है। अगर नहीं है तो मैं मैप में स्टोर करूंगा आई कॉमा जे। और इनिशियली ए की वैल्यू मैंने 0 रखी है। और जैसे मुझे सॉल्यूशन मिला, अगर सॉल्यूशन मिल गया तो ए की वैल्यू 0 नहीं होगी ना, 0 के अलावा कुछ और होगी। तो इफ ए, अगर मतलब ए की वैल्यू कुछ और है तो ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ पर भी अगर ए की वैल्यू कुछ और है तो ब्रेक हो जाएगा। तो बेसिकली जैसे मुझे सॉल्यूशन मिला ये पूरा दोनों फॉर लूप से ब्रेक हो जाएगा और मेरे को सिंपली सॉल्यूशन मिल जाएगा ए ई सी एफ। ये मेरा सॉल्यूशन है। अगर अगर तो ए की वैल्यू कुछ है, अगर नहीं है तो -1, क्योंकि मुझे कोई वैल्यू नहीं मिली अभी तक। तो ये है इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन। किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकता है, और नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करता हूँ जो कि 5th है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, तो इसमें कुछ n बाय मैट्रिक्स दे रखा है, और a ऑफ आई आई माइनस वन इंटू एम कुछ एस है। अगर मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं, तो मैट्रिक्स अगर n बाय एम है, n बाय एम मैट्रिक्स है कुछ, तो उसमें एक्चुअली ऐसे एलिमेंट 2 3 4 ऐसा 5 6 7 8, मतलब वो जो उन्होंने लिखा है उसका सिंप्लीफाई होकर ये बन जाता है। तो जितना भी मैट्रिक्स है 1 से लेकर n इंटू एम तक वैल्यूज आएंगी ऐसे। अब उन्होंने दी हुई है 2 टाइप की क्वेरीज। पहली क्वेरी है कि मैं पूरी एक रो में v को मल्टीप्लाई करूंगा। दूसरी क्वेरी है मैं पूरी एक कॉलम में v को मल्टीप्लाई करूंगा। v मतलब चेंज होता जा रहा है, मतलब ये क्वेरीज है। और ये 2 इंटू 10⁵ क्वेरीज है बेसिकली। और मुझे एंड में सबका सम लेना है। तो लाइक काफी कॉम्प्लेक्स हो गया प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो। मतलब हर एक रो में कुछ v मल्टीप्लाई करना है, फिर हर एक कॉलम जो जो कॉलम दे रहे हैं उसमें एक v मल्टीप्लाई करना है सारे एलिमेंट से। तो बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि चेंज क्या हुआ है एंड में, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं बताऊं आपको, लाइक मान लो यही है, ऐसा 2 इंटू 4 मैट्रिक्स ही है, 2/4 ऐसा मैट्रिक्स है। अब मान लो पहला ऑपरेशन है रो में, मतलब पूरी एक रो में ऐसा कुछ हो रहा है, रो, और मैं फर्स्ट रो में कुछ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो मैं एक्चुअली ये देखूंगा सम कितने से इंक्रीज हो रहा है। अभी मैं इनिशियली कुछ सम था, वो है 8 इंटू 8 प्लस 1/2। आंसर में स्टोर कर लूंगा, आंसर इक्वल टू 8 इंटू 9/2 ऐसा कुछ। ये सम था इनिशियली, और मैं सम में भी ये स्टोर करके रखूंगा, मतलब आंसर ये सम है बेसिकली। तो हाँ, अगर मैंने ये किया तो एक्चुअली चेंज क्या हो रहा है, चेंज कितने से हो रहा है ये। अगर देखोगे सबकी सब 5 से मल्टीप्लाई हो रही है ना वैल्यूज। तो जो भी पूरा पूरे का सम है 5 - 1 इंटू दिस सम, लाइक आंसर प्लस इक्वल टू 5 - 1 इंटू द होल सम, है ना। ये चेंज है, इसमें ये चेंज है अगर देखोगे, है कि नहीं। क्योंकि इनिशियली तो लाइक जो इसका पूरे का सम था लाइक 1 2 3 4, अब लाइक एक एक करके आ ही रहे थे। तो अ, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो चेंज क्या है, 5 - 1 का चेंज है इंटू सम, ये वाला सम ऑफ दिस रो, सम रो 1। बट मान लो इसके बाद एक और ऑपरेशन हो जाता है इस रो पर, 0 2 5 2 4 ऐसा कुछ। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है ना। अब सॉरी, यहाँ पर 1 1 सेम रो पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए, मुझे क्या मुझे करना चाहिए। मैं एक्चुअली 5 इंटू 4 यहाँ पर कर दूंगा,
मतलब मैं बार बार एक एक रो के लिए कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं एक ही बार में पहले वैल्यू निकालूंगा कितने से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर मैं एक बार चेंज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी बाद में, मेरे को बाद में चेंज करने में दिक्कत होगी। तो मैं क्या करूंगा, पहले ही सारे देख लूंगा कि एक रो में कितने कितनी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, और फिर वो स्टोर कर लिया जहां पर मैंने, तो मैं यहाँ पर सिंपली ये कर दूंगा, तो बहुत ही सिंपल से आंसर आ जाता है। पर ये तो बात हो गई रो की। अगर कॉलम आता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कॉलम और रो में कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे, उनमें दिक्कत आएगी ना। मतलब अगर मैं रो और कॉलम का इंडिपेंडेंटली करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कॉलम के लिए कर लूँ अगर 1,2,3 ऐसा कुछ, तो भी बहुत सिंपली हो जाएगा, ऐसे तो करने को तो बहुत सिंपली हो जाएगा। सम ऑफ कॉलम 2, ये तो बहुत सिंपल है ना। बट दिक्कत क्या है यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई किया था, रिपीट प्लीज, ओके, लाइक व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि अगर आप कॉलम का देखोगे, कॉलम का भी ऐसे इंडिपेंडेंटली तो कर सकता हूँ, बट ये एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं है, ये तो मैंने टेम्पररी चीज बताई है। अगर मैं ये देखूं, ये इंटरसेक्शन देखूं, लाइक 2 3 4 में कुछ प्लस होगा, अरे रो वाला ही, तो रो वाले में देखो ना, ऐसा है कि पहले 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, और मैंने कुछ चेंज किया, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर से चेंज किया। उससे बढ़िया मैं 5 में ही 4 मल्टीप्लाई कर दूं, फिर चेंज करूँ ना। अगर सेम रो में वैल्यू कुछ पहले 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर बाद में 4 हो रहा था, तो मैं सेम में ही चेंज कर दूंगा। अच्छा, 5 - 1 क्यों है? अरे देखो ना, इनिशियली अगर किसी रो के लिए देखूं, रो की वैल्यू है 1 + 2 + 3 + 4, और न्यू वैल्यू क्या है, अगर मैं कुछ x मल्टीप्लाई करूँ, x × 1 + x × 2 + x × 3 + x × 4, तो x × 1 + 2 + 3 + 4, तो जो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है x - 1 इंटू सम, तो x - 1 इंटू सम है, तो वही तो किया मैंने, तो ये चेंज है बेसिकली आंसर में। ठीक है, अब मान लो मेरा सेकंड कॉलम और फोर्थ रो इंटरसेक्ट कर रही है ये चीज, लाइक 2 3 4 और एक 6, तो अगर आप देखोगे 3 और 4 में कोई दिक्कत नहीं है, 6 में भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत 2 में है, क्योंकि 2 चेंज हो चुका है। अगर देखोगे 2 कितने से चेंज हुआ था, कुछ जो रो की वैल्यू थी v1 मान लेता हूँ, v1 - 1 से चेंज हुआ है ना, रो की वजह से। कॉलम की वजह से कितना चेंज हुआ, कुछ v2 मान लेता हूँ, v2 - 1 से चेंज हुआ है ना। और जबकि ओवरऑल चेंज क्या होना चाहिए था, कोई भी एलिमेंट ओवरऑल चेंज क्या होना चाहिए, बेसिकली वो एलिमेंट कितने रोज और कितने कॉलम में आ रहे हैं उन सबका मल्टीपल, लाइक यहाँ पर v1 ये है, v2 ये, तो 2 कितने से चेंज होना चाहिए था, होना कितने से चाहिए था, v1 × v2 - 1 है ना, v1 × v2 -1 से होना चाहिए था। तो अगर तो दिक्कत ये है कि जो चेंज हुआ और जो चेंज होना चाहिए था वो ये है। अगर मैं इनमें डिफरेंस लूं, मतलब चेंज नीडेड है, ये चेंज नीडेड और चेंज डन इक्वल टू, हाँ ये मतलब प्लस करूंगा इसमें, ये इनका लाइक चेंज नीडेड और चेंज डन है, तो मैं इनमें डिफरेंस देखूंगा कितना चेंज और चाहिए मुझे। अगर मैं देखूंगा 2 को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, वो तो रो की वैल्यू है बेसिकली, v1 × v2 माइनस v1 - v2 + 1, ऐसा कुछ आ जाता है। मतलब ये चेंज अगर आप डिफरेंस लोगे तो ये आता है, खुद करके देख लेना चाहे। और अगर मैं इसको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख सकता हूँ, मैं बताऊँ क्या है वो, 1 - v1 इंटू 1 - v2, इस फॉर्म में मैं उसको बहुत ही इजीली लिख सकता हूँ। मतलब मैंने ऑलरेडी इतना चेंज कर चुका हूँ, और मुझे एक्स्ट्रा चेंज क्या चाहिए, ये मतलब जो ऑपरेशन है वो मैं वैसे के वैसे करूंगा, इसके अलावा मुझे ये चीज भी करनी है। अब इसके लिए बहुत अलग मुझे एल्गोरिथम सोचना है, ये कैसे करूंगा। मतलब किसी भी एलिमेंट में वो जो रो में आया, और 1 - v1, और जो कॉलम है 1 - v2, वो मल्टीप्लाई करने हैं, है ना। अब मैं इसके लिए बताऊं, इजी तरीका ये है कि मैं पहले सारे रोज की वैल्यूएट कर लूं, फिर कॉलम्स का, लाइक रोज के लिए ऑपरेशन करूं, सारी रोज के लिए करूंगा पहले मैं, फिर उसके बाद सारे कॉलम्स के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं हर एक
एक्चुअली अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हर एक रो के लिए ये पार्ट छोड़ दो, ये कैलकुलेट करने वाला हूँ। हर एक रो के लिए मैं ये चीज कैलकुलेट करने वाला हूँ, मैं एंड में 1 माइनस v2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जैसे जैसे कॉलम आते रहेंगे मैं उन पर्टिकुलर कॉलम के लिए जो वैल्यू पहले से आई होगी उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर आप कोई अब ये कैसे करना है वो सबसे बड़ी बात है, वो देखने की बात है सबसे बड़ी। ये कैसे करना है, अगर मैं कोई एलिमेंट देखूं किसी रो में, अ, जो ये एल्गोरिदम है ये तो नॉर्मली चलने दो, इसके अलावा मैं ये मतलब ये तो करना ही करना है, इसके अलावा क्या करना है वो देखना है। तो अगर मैं हर एक रो में देखूं, हर एक रो में मुझे चाहिए कि अगर मेरा एलिमेंट कुछ है आई कॉमा जे पे, लाइक आयत रो है। अब एलिमेंट्स तो ऐसे ही होते हैं, लाइक जे वगैरह कुछ होंगे, जे एलिमेंट J+1 J+2 ऐसा कुछ होगा, है ना। अगर आई थ्रो है तो एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, i-1 × m प्लस जे, जो भी कॉलम की वैल्यू होगी, है ना। ये कुछ एलिमेंट की वैल्यू होगी। अगर मैं इसमें 1 माइनस v2 मल्टीप्लाई करूँ, मुझे करना है 1 माइनस v2 मल्टीप्लाई इसमें, सॉरी 1 माइनस v1, जो कि इस पे वैल्यू है ना। तो वो कैसे करूँगा, अगर आप देखोगे, एक मिनट, हाँ, तो मैं क्या करूँगा, जो रो नंबर है i-1 इंटू m इंटू m इंटू 1 माइनस v1, ये तो बहुत इजीली कर लूंगा। अगर मैं इन सबका सम ले लूँ तो एक्चुअली लाइक कॉलम के लिए हो जाएगा, मुझे बेसिकली इन रोज का सम लेना है। बट अब ये जे कैसे लूँ, क्योंकि जे तो कॉलम पे डिपेंड करता है ना, ये डिपेंड ही कॉलम पे करता है। तो मैं अभी जे इंटू 1 माइनस v1 का इवेल्युएट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं अलग से 1 माइनस v1 का सम ले लूंगा, लाइक सारे जो भी वैल्यूज आ रही है 1 माइनस v1 का सम ले लूंगा। एंड में क्या करूंगा, जो भी कॉलम नंबर होगा ना उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा ये सम। क्योंकि अगर आप देखोगे, मुझे बेसिकली हर एक कॉलम की, हर एक कॉलम में उस रो की दी हुई वैल्यूज चाहिए ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो हर कॉलम के लिए आ जाएगा, सेम टू सेम रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि कॉलम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये चीज कॉलम पे डिपेंडेंट है। तो मैं सम ऑफ दिस लूंगा, सम ऑफ v1 फॉर ईच रो लूंगा और उसको कॉलम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्योंकि पहले मैं रोज के लिए क्या वैल्यूट करूंगा, लाइक दो चीजें वैल्यूट करूंगा, मतलब मान लो LLP इक्वल टू 0 है, उसमें मैं ये डालूंगा हर एक रो के लिए p प्लस इक्वल टू 1 माइनस i-1 इंटू m इंटू 1 माइनस v1, ये डालूंगा। और एक और वेरिएबल ले लूंगा x, जो मेरे को सम ऑफ दिस बताएगा, सम ऑफ v1, ये, तो x प्लस इक्वल टू 1 माइनस v1। और एंड में मैं क्या करूंगा, फॉर ईच कॉलम, ये एक्चुअली मैं फॉर ईच रो कर रहा हूँ, ये फॉर ईच रो और ऑटो u ऑफ r, मतलब हर एक रो के लिए ये कर रहा हूँ। अब मैं हर एक कॉलम के लिए क्या करूंगा, हर एक कॉलम के लिए मैं ये करूंगा p इंटू 1 माइनस v2, ये तो बहुत ही सिंपल है। और क्या करूंगा, और मैं करूंगा x इंटू कॉलम नंबर क्या है वो देखूंगा, मतलब कॉलम नंबर जो भी आता है u डॉट फर्स्ट, बेसिकली ऐसा कुछ कॉलम नंबर होगा। और एक्चुअली मैं जे ले लेता हूँ, अभी डिफाइन नहीं किया ना मैंने कॉलम नंबर क्या है, इसमें कॉलम में आइटरेट कर रहा हूँ तो वो भी निकल के आ जाएगा, इंटू 1 माइनस v2। तो ये बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है इसका, सिंपल तो नहीं है, मतलब काफी कॉम्प्लेक्स है, आंसर प्लस इक्वल टू दिस करूंगा। तो ये बचा हुआ चेंज है बेसिकली, क्योंकि p अगर आप देखोगे p ये आ जाता है i-1 इंटू m इंटू 1 माइनस v1 का समेशन है p। तो 1 माइनस v2 करूंगा तो ओवरऑल चेंज आ जाएगा। और बचा हुआ ये है j इंटू 1 माइनस v1, ये तो कॉलम पे डिपेंड करता है, तो मैंने इन सब का सम लिया, जो कि x है, तो x इंटू कॉलम नंबर इंटू दिस किया, तो ये बेसिकली ओवरऑल चेंज आ जाता है इसका। अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो लाइक इसी एग्जांपल पे अगर समझाऊं तो मेरे ये ऑपरेशन है, लाइक 015 और 012। तो पहले चेंज क्या आया, पहला जो इनिशियली क्या था, आंसर इक्वल्स टू 36 था। इसके बाद क्या हुआ, आंसर इक्वल टू 4 इंटू सम ऑफ रो क्या है 40, तो 76 हुआ। फिर आंसर इक्वल टू 2 इंटू कॉलम 8 इंटू 2 16 विच इज 92। इसके बाद मेरा बेसिकली क्या चीज़ें क्या है, ये कुछ ऐसा है 5 10
15, 20, 5, ये 12, ये 7, ये 8, और ये 10 वाला भी अब 20 हो जाएगा इंटू 2 है। बट मैंने इवेल्यूएट क्या क्या किया इसके लिए अभी तक? 2 के लिए क्या क्या इवेल्यूएट किया मैंने 2 के लिए ये चीज़ें इवेल्यूएट की, लाइक 2 को 4 इंटू 2 किया प्लस 1 इंटू 2 किया। मतलब 2 में यही चीज़ ऐड किया मैंने, 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 ही ऐड किया, मतलब 10 ही ऐड किया 2 में। मतलब हम मेरे हिसाब से अभी वो 12 है, जबकि 20 होना चाहिए था। तो मैं जो बचा हुआ डिफरेंस है वो यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, मुझे चाहिए i-1, तो यहाँ पर रो नंबर क्या था? रो नंबर 1 था। तो i-1 इंटू m क्या हुआ? दिस इज 4। 4 इंटू 1 माइनस v1 क्या हुआ? -4। लाइक v1 5 है तो 1 माइनस 5 4 हुआ। ठीक है, ये मेरा -16 आया अभी तक। तो मेरी जो p की वैल्यू है यहाँ पर, p इक्वल्स टू -16, और x की वैल्यू क्या है? x इक्वल्स टू -4 निकल के आ जाता है अभी तक। और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? p इंटू 1 माइनस वी टू। 1 माइनस वी टू क्या है? वी टू क्या है मेरा? वी टू है 3। तो p क्या था? -16 इंटू जो -2 आ जाता है, प्लस x इंटू जे इंटू 1 माइनस वी टू। तो x क्या? -4 इंटू 2 इंटू 1 माइनस वी टू, फिर से -2 है, तो 1648 आ जाता है ऐसा कुछ। तो आंसर में तो यही प्लस होगा 40, सॉरी हाँ, मतलब ये चेंज आ रहा है, 48 का चेंज आ रहा है आंसर में। 1 माइनस वन। हाँ, तो मतलब यहाँ पर देख लो ना, बेसिकली मुझे 2 इंटू जो x का चेंज चाहिए वो ये है, हाँ 1 माइनस वी टू यहाँ पर रह गया था ये। हाँ, तो 2 इंटू वी1 क्या? -4 इंटू -2। तो ये बचा हुआ चेंज है 2 इंटू 8 इंटू 16। बेसिकली ये इतना चेंज होना रह गया था, तो वो चेंज करना मुझे बाकी का। लेकिन इनिशियल वैल्यू 2 की क्या थी? 2 थी। ठीक है, 2 में बेसिकली चेंज कितना होना चाहिए था? सॉरी, मैंने यहाँ बहुत बड़ी गलती की है, यहाँ पर 30 आएगा। हाँ, तो मेरा एक्चुअली चेंज कितने का? हाँ, मेरा 12 था और चेंज होना चाहिए था लाइक 30 तक चेंज होना चाहिए था। 2 इंटू 5 इंटू 2 और 2 इंटू 5 इंटू 3, हाँ 30 आना चाहिए। मेरा यहाँ पे 4 इंटू 2 किया, यहाँ पर 2 इंटू 2 किया, तो 12 का चेंज आया बेसिकली मेरे 2 में। मतलब 2 प्लस 12 मेरे हिसाब से 14 होना चाहिए था, मतलब जबकि होना चाहिए 30। तो डिफरेंस क्या है? 30 माइनस 14 का डिफरेंस है बेसिकली, तो ये 16 है। तो मुझे 16 का चेंज करना है, और ये बेसिकली 16 ही तो है। 16 का चेंज हो गया यहाँ पर। बस इसको मैंने इवैल्यूएट किया है इस तरह तरीके से कि 16 कैसे आएगा यहाँ पर, मतलब जो 16 का चेंज बचा था वो कैसे आएगा। तो बस i-1, i एक्चुअली 1 है, तो यहाँ पर i 1 है एक्चुअली, तो यहाँ पर 0 आएगा, 0 इंटू -4। तो ये मेरा p आ जाता है, p एक्चुअली 0 आता है मेरा, ये मैंने गलती की थी यहाँ पर। तो p इक्वल टू 0। तो मेरा यहाँ पर जो ये चीज़ आती है ये है 16। हाँ, जो मेरा सम निकल के आता है 16, तो ये 16 का ही डिफरेंस है यहाँ पर। तो मेरा आंसर में 16 ऐड होता है सिर्फ एंड में। तो जो बचा था डिफरेंस वो ऐड हो गया इस एल्गोरिथम से। और अगर आपको मैं अपना कोड दिखाऊं तो वो ऐसा है। ये मॉड्यूलस का ध्यान रखना, ये मॉड्यूलस में लेना सब। तो एक तो मैंने फास्ट पावर लिया है उसके लिए, इनवर्स मॉड्यूलर के लिए। हाँ, एक आप फंक्शन बना लेना सम का, इससे बहुत ही ईजी हो जाएगी इम्प्लीमेंटेशन। लाइक सम ऑफ रो और सम ऑफ कॉलम निकालना है। अगर मेरा बी इंडिकेट कर रहा है रो है कि कॉलम है, तो उस हिसाब से मैंने सम निकाल लिया। मतलब ओ वन में निकाल लेना सम, सम ऑफ रो और सम ऑफ कॉलम। तो इसके लिए फंक्शन बहुत सही रहेगा। तो एक फंक्शन बना लेना, उसके बाद मैं इनिशियल एफ है मेरा आंसर है बेसिकली, एफ इंटू एफ प्लस 1/2। यहाँ पर मुझे इन्वर्स मॉड्यूलर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने मॉड्यूलस लिया है ना, तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इन्वर्स मॉड्यूलर लिया। तो आंसर की इनिशियल वैल्यू तो 1 से लेकर n इंटू एम तक है। तो बेसिकली वही किया, एफ इक्वल्स टू एन इंटू एम, तो सबका सम ले लिया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैप ले रहा हूँ, 2 मैप ले रहा हूँ बेसिकली, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए, और ऐसे स्टोर कर रहा हूँ वैल्यू। ये मैंने क्यों किया? अगर एक्चुअली मैं अगर एक ही रो में सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मेरे रो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही तो मैं उसमें v मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर नहीं कर रही थी तो उसको v के इक्वल कर दूंगा। मैं सारा प्रोडक्ट एक बार में दे रहा हूँ ताकि मेरे को बाद में ईजी। तो कॉलम के लिए भी यही किया, और उसके बाद मैंने सेपरेटली रो के लिए इवेल्युएट किया वही चीज़।
यू मतलब यू डॉट सेकेंड एक्चुअली वैल्यू है, तो v माइनस वन प्लस मॉड। अब मॉड इसलिए किया कि 0 से कम ना हो जाए, तो मैंने सम से मल्टीप्लाई किया। इसके अलावा p और x कैलकुलेट कर रहा हूँ, जैसे आपको बताया था मैंने। x क्या है, x इज इक्वल टू सम ऑफ वन माइनस वैल्यू। और मॉड्यूलस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव नहीं चाहिए मुझे, नेगेटिव नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मॉड्यूलस में चाहिए ना, तो नेगेटिव ना हो इसलिए मैंने मॉड्यूलस ले लिया। और यहाँ पर भी p क्या है, p जो मैंने पहले वैल्यू किया था, वन माइनस वैल्यू इंटू यू डॉट फर्स्ट क्या है, यू डॉट फर्स्ट है एक्चुअली i, यानी कि रो का नंबर, तो रो का नंबर माइनस वन इंटू एम, तो ये वैल्यूट करता है p, तो p इन सबका सम है। उसके बाद मैं कॉलम्स पे जाता हूँ, कॉलम्स पे भी ये आंसर लाइक रो के पैरेलली ऐड होगा, लाइक कॉलम नंबर माइनस सॉरी कॉलम नंबर नहीं, वैल्यू माइनस वन इंटू सम, और एंड में मैं चेंज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो चेंज क्या था, आंसर प्लस इक्वल टू जो p आया मेरा, मतलब वन माइनस वी वन इंटू रो नंबर इंटू एम, और उसमें मैं वन माइनस वी टू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वी टू मतलब यू डॉट सेकेंड, वन माइनस वी टू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और एंड में एक और जो लास्ट चीज बचती है वो ये है, जो x था, x मेरा था सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इनटू कॉलम नंबर, क्योंकि ये कॉलम नंबर पे डिपेंडेंट था, इसलिए मैंने कॉलम नंबर लिया अलग से, मतलब ये x अलग से लिया ताकि मैं कॉलम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकूं, क्योंकि वो हर एक कॉलम के लिए अलग वैल्यू आने वाली है, तो कॉलम नंबर इंटू वन माइनस वी टू, तो ये मेरा आंसर आ जाता है निकल के, और ये बिल्कुल सही सॉल्यूशन है, सही से काम करता है। तो किसी को भी कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन पर, या किसी भी और क्वेश्चन पर। Was able to calculate the change manually but not with code with better test case. ओके, तो ठीक है, किसी को कोई डाउट हो इस एल्गोरिथम में डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो लाइक लेट्स एंड द मीटिंग। तो थैंक यू गाइज, ये था आज के ई से लेकर ए से लेकर ई तक का सॉल्यूशन। जिसने भी अब तक हमारा डिस्कॉर्ड चैनल नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम इस डिस्कॉर्ड चैनल पर हर कॉन्टेस्ट के बाद एक डिस्कशन करते हैं एक मीट लिंक पे, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।